तो चलिए रति जी, सिलसिला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम तब से बात कर रहे हैं आपके बचपन की और उस समय की, जब हम लोग किस तरह से परिवार में और सांसारिक किस तरह से हम लोग रहते थे। तो आज के जो पीढ़ी है उसमें और उस समय में आप क्या बदलाव देखती हैं? हाँ, यानी आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सही में आज की जो पीढ़ी को यदि हम लोग देखते हैं तो हमें आज की पीढ़ी में और पुरानी पीढ़ी में काफी अंतर दिखाई देता है जी। आज की जो पीढ़ी है वो भौतिकवाद में रंगी हुई है, यानी उनमें भौतिकता हमें ज्यादा दिखाई देती है। आज सब लोग टीवी, फोन, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट इस पर ज्यादा निर्भर हैं। और आज की जो पीढ़ी है वो खर्चीली भी बहुत होती है, अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाती। पुरानी पीढ़ी सब कुछ सोच समझ कर खर्च करती थी, लेकिन आज की पीढ़ी ये नहीं करती, बचत पे विश्वास नहीं करती। और दूसरा ये है कि पहले संयुक्त परिवार होते थे, संयुक्त परिवार में विश्वास रखते थे, लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो एकल परिवार में विश्वास रखती है। उसको लगता है कि परिवार अकेले रहे, हम और हमारी पत्नी, इस प्रकार से वो कम छोटा से छोटा परिवार पसंद करते हैं। यहाँ तक कि वो परिवार बढ़ाने में भी विश्वास नहीं रखते। ये टेस्ट ट्यूब बच्चों के अंदर ज्यादा विश्वास रखते हैं। उनको लगता है कि बच्चे भी क्या जरूरत है, हमारे दोनों कमाएंगे, अच्छी तरह से रहेंगे। परिवार इसीलिए टूट रहे हैं। दूसरा क्या है कि धार्मिक जो परंपराएं हैं वो हैं जरूर, अभी भी लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसमें हमको वो गंभीरता नहीं दिखाई देती। एक तरह से नाटकता दिखाई देती है कि नाटक कर रहे हैं, यानी उसमें केवल दिखावा ज्यादा दिखाई देता है बजाय आस्था के। तो उनमें धार्मिकता इतनी हमें कूट कूट के नहीं भरी हुई दिखाई देती जितना कि पहले की पीढ़ी में दिखाई देती थी बच्चों में। वे साहित्य और संस्कृति से भी काफी दूर है। यानी आज आप छोटे बच्चों को देखोगे तो उसको साहित्य की इतनी नॉलेज नहीं है उसे। दूसरा, वो अपनी संस्कृति से भी दूर है। आज उसको संस्कृति की हर चीज को, या कोई तीज है, त्योहार है, कुछ भी है, तो उनको ज्यादा उसमें विश्वास नहीं रखते वो लोग, क्योंकि बहुत एकल कम परिवार हो ऐसे हैं। हाँ, क्योंकि एकल हाँ, परिवार बहुत कम परिवार ऐसे हैं जी, एकल परिवार हो गए। और लेकिन हाँ, अभी क्या है कि मैं एक तरह से आज की पीढ़ी में शिक्षा में सुधार हुआ है, शिक्षित लड़कियां काफी हो गई हैं, लेकिन इसके बाद भी वो आत्म केंद्रित हो गई हैं। वो अपने आप में खोई रहती है, उन्हें जरूरत नहीं किसी की, वो आत्म केंद्रित हो गई हैं। और उनके विचार स्वतंत्र तो हैं, लेकिन वो स्वतंत्र विचार को कभी कभी कुछ गलत दिशा की तरफ भी वो लोग ले जाते हैं। विचार स्वतंत्र होने चाहिए, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, वो भटक रहे हैं। और हाँ, उनको अपना किनारा यानी दिखाई नहीं देता कि हमको किधर जाना है और किधर रहना है। यहाँ तक कि मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया के अंदर वो इतने खोए रहते हैं कि वर्तमान पीढ़ी जो है वो स्वभाव और संस्कार से दोनों से भिन्न है। यानी वर्तमान पीढ़ी का स्वभाव पुरानी पीढ़ी से बिल्कुल मिलता नहीं है। वो अगर चाहे तो मिलाना चाहे तो मिल सकते हैं। कैसे? कि वो जो अपनी पुरानी पीढ़ी है उस पीढ़ी के कुछ संस्कार अपने में लें, अपने बुजुर्गों के संस्कारों को लें, उनका कहना माने, उनके पच्चीनों पर चलें, वो जो कहें उसकी सुने, तो बहुत कुछ उनके अंदर परिवर्तन आ सकता है। लेकिन आज मैंने देखा कई परिवारों के अंदर दादा दादी, नाना नानी कोई महत्व नहीं रखते। उनको लगता है कि नहीं, ये तो पुराने विचार उनके हैं, उनको क्या मालूम। लेकिन वो कभी सोचने की कोशिश नहीं करते कि ये जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। और जब उनको एहसास होता है तो समय बहुत दूर निकल गया होता है, आगे निकल बहुत समय दूर निकल जाता है। तो आज की जो पीढ़ी है उसमें सूझबूझ की थोड़ी कमी है, मेरे को ऐसा लगता है। दूसरी दृष्टि में काफी इंटेलिजेंट है बच्चे, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिसको कहना चाहिए सूझबूझ वो उनके अंदर इतनी नहीं है, इसलिए उनको अनुभव इतने नहीं है जो पुरानी पीढ़ी में होते थे। कारण जो वृद्धावस्था और जो अनुभव होते हैं यह पूरा जीवन का निचोड़ होते हैं। उस जीवन के निचोड़ से वो लोग अपने अनुभवों के उससे परिवार को आगे बढ़ाते हैं, बताते हैं। लेकिन आज का जो युवक है या युवती है या जो बच्चा है वो उसको समझने के लिए तैयार नहीं है, उसे अभी समझने में टाइम लगेगा। और जो समझते हैं उनके परिवार बराबर लाइन पे चल रहे हैं। मेरा बस यही कहना है आज की पीढ़ी में और पुरानी पीढ़ी। और इनके लिए कोई संदेश हो आपको, क्योंकि मेरी बेटी भी सुन रही है
और उसको कभी कभी लगता है मैं सुनाने के लिए कह रही हूँ, लेकिन ये एक नई पीढ़ी है जिनमें हम लोग जनरेशन गैप हैं। तो कोई संदेश आप इस पीढ़ी को देना जनरेशन गैप चाहते कह हैं? सकते हैं इसे। हाँ, कुछ संदेश इन लोगों के हाँ, लिए मैं अगर इसमें, हाँ हाँ, मैं जैसे आधुनिक जो पीढ़ी है उसको मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि एक तो वे बड़ों का सम्मान करें, जी, उनमें ये आदत कूट कूट के भरी हुई होना चाहिए, और माता पिता को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों में ये आदत डालें कि तुम्हारे से जो बुजुर्ग हैं, घर के जो बड़े हैं, उनका सम्मान करो। तो जब उनमें ये सम्मान की भावना आ जाएगी, जहां सम्मान की भावना आएगी, अपने आप वो समझना शुरू कर देंगे। दूसरा, इधर उधर घूमने की बजाय योगा करें, अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। जितना वो स्वास्थ्य पे ध्यान रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आजकल जो छोटी छोटी उम्र के बच्चे नशीली चीजों का उपयोग करते हैं, वो नहीं करें। हालांकि उनको उस समय बहुत अच्छी लगती हैं सब चीजें, लेकिन उन चीजों से जरा दूर रहें और मेहनत करें। सबसे अच्छा अपना एक कैरेक्टर बना के रखें, एक चरित्र को बना के रखें, और साहित्य और संस्कृति जो है अपनी, उसमें थोड़ा झांक के देखें। तो उसकी हाँ, संस्कृति में भी अपने आप को एक तरह से देखा जाए तो वो जो पुरानी संस्कृति है या जो आधुनिक संस्कृति, वो कोई अलग नहीं है। संस्कृति वही होती है, लेकिन उसे बना दी जाती है पुरानी और नवीन। क्यों? समय की रफ्तार जो है ऐसी चलती है कि संस्कृति, जो पुरानी संस्कृति होती है वही नवीन संस्कृति है, बस क्या है उसमें थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो आज की जो पीढ़ी है, बस वो ये कि इन सब चीजों को देखे और अपने आप को, अपने अपने चरित्र को अच्छा स्ट्रांग बनाए और आगे बढ़े। ये मेरा बहुत कहना अच्छी बात, बहुत ही सुंदर बात बोली है रति जी आपने। और आशा करते हैं कि सब इस पर अमल भी करेंगे, जी। क्योंकि जब ये इनका जीवन आगे जाएगा तो ये समझेंगे कि ये बातें कितनी महत्वपूर्ण हैं। आज शायद इनको हाँ कभी हाँ, कभी लगता है कि ये बहुत तो बोलते महत्वपूर्ण ही है। रहते हैं, लेकिन जब आगे ये इनका जीवन का हाँ, वो समय भी आएगा जब ये समझेंगे, जैसे हम भी समझे जी। एक समय के बाद कि ये बातें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। हाँ। चलिए अब आगे थोड़ा नहीं, सा आपके लेकिन हमारे जो माता पिता है वो, जी, जी 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 प्लीज अच्छा, जी जी, बोलिए। देखिए कॉलेज लाइफ जो मेरी थी वो मेरी बड़ी उत्साहवर्धक थी। कॉलेज के अंदर मैं एक तरह से ऑलराउंडर स्टूडेंट कहलाती थी। वाह, और उस समय मैंने जब डबल एमए एलएलबी वगैरह जो किया, उस समय भोपाल के हमीदिया कॉलेज से किया। को एजुकेशन थी हम लोगों की। शुरू में बीए तक हमने यानी गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ, उसके बाद में को एजुकेशन रहा हमारा। तो उस समय को एजुकेशन में जो हमीदिया कॉलेज था, उसमें मैं मैगजीन की एडिटर जनरल भी थी। बहुत बढ़िया। और हमारे उस समय दो ग्रुप चलते थे, जी, एक विद्यार्थी परिषद, एक विद्यार्थी मोर्चा। यानी उसको कुछ थोड़ा बहुत उसके अंदर पॉलिटिक्स भी रहता था। तो मैं विद्यार्थी मोर्चा की वो थी। तो दो ग्रुप हमारे चलते थे, उनमें कभी झगड़े भी होते थे, कभी कार्यक्रम होते थे, कुछ भी होते थे। तो हम लोग उसमें रहते थे, और जो भी कॉलेज में फंक्शंस वगैरह होते थे उसमें मैं खूब अच्छी भाग लेती थी। यूथ फेस्टिवल वगैरह में मेरा सिलेक्शन होता था, तो हम उस समय दिल्ली जाते थे। दिल्ली के अंदर वहाँ उस समय राधा कृष्णन मेनन थे। तो राधा कृष्णन मेनन से भी मैं मिली हूँ, पर उस समय हम लोग काफी छोटे थे। तो अच्छा इसके जी। अलावा क्या है कि मेरे को कॉलेज में कुछ लोग तो लीडर कहते थे कि आप कॉलेज शेरनी है, लीडर है, किसी की सुनती नहीं है। और जी, सही में मैं शायद किसी की नहीं सुनती थी। मैं, कोई अगर ऐसा लड़का होता कि कुछ बकवास करता तो मैं उसे डांट ही देती थी। तो काफी वो लोग रेस्पेक्ट भी करते थे। आज का जैसा माहौल नहीं था उस समय कॉलेज में। काफी वो लोग लड़कियों की इज्जत करते थे। कोई एक आध हाँ, ऐसा हो जाता था जिसकी वजह से होता, लेकिन हम लोगों का बहुत अच्छा था। और हमारे साथ के जितने भी जो लड़के थे, जो यानी हमसे सीनियर थे, वो सारे राजनीति में चले गए। और जैसे अभी उत्तराखंड के जो अजीज कुरैशी भोपाल के थे, वो अजीज कुरैशी वहाँ के गवर्नर बन गए थे। वो जी, हमसे सीनियर थे, हम उनको अजीज भाई कहते थे। आज भी उनसे हमारे बड़े अच्छे रिलेशन है। हम उनको हमेशा कहते थे, अजीज भाई अगर आप पॉलिटिक्स में जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, तो हम तुमसे इजाजत लेके अंदर नहीं आएंगे, हम बराबर अंदर आएंगे और आप रोकना मत। तो वो कहते नहीं नहीं भाई, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और आज भी यही हाल है कि वो जब अभी जब नागपुर आए इतने सालों बाद, तो मेरे घर आए, मेरे को उन्होंने खबर तक नहीं करी, धड़ाधड़ मेरे ऊपर सीढ़ियां चढ़ के घर पे आ गए। सब लोग शोर मच गया, गवर्नर साहब आए, गवर्नर साहब में, गवर्नर साहब को कोई वो नहीं, बड़े शालीन, बहुत अच्छे। तो ये थे। और इसके अलावा जैसे उस समय जो वहां पर मंडलोई थे, पंडित नेहरू थे, जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार भोपाल में आए। तो हम लोगों के, जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में थी तो कॉलेज में आए थे।
तो उस समय हमने पंडित नेहरू जी के साथ बहुत निकट से बात करी, काफी हंसी मजाक करते थे वो, यानी हाँ। इतने मजाकिया स्वभाव के थे कि बहुत हंसी मजाक होती थी। मंडलोई, श्यामाचरण शुक्ला, शंकर दयाल शर्मा, इंदिरा गांधी, इन सबसे मैं बहुत पास से मिली हूँ, वाह, क्योंकि जब आते थे बहुत अच्छा। माला पहनाने में ही जाती थी, मैं उन्हें माला हाँ, पहनाती थी और एक आध प्राइज लेके आ जाती थी। तो मेरा हाँ, उनसे तो हल्की फुल्की बातचीत भी हो जाती थी। तो मेरा जी, एक तरह से नहीं, कॉलेज का जीवन बहुत अच्छा रहा। हमारे जो प्रिंसिपल थे वो भी बहुत अच्छे थे, पीसी मल्होत्रा थे, वो बड़े अच्छे थे और बहुत एक्टिव थे, बहुत चाहते थे और बड़े अच्छे साहित्यकार भी थे। तो जितने भी जो अभी इतने बड़े बड़े कवि साहित्यकार और ये हुए हैं, वो हमारे बैच में से निकले थे कुछ तो। और इतना शानदार, जब मैंने कहना चाहिए मेरा लाइफ रही है कॉलेज की, कि मैं उसे कभी भूल ही नहीं सकती। विशेषकर पंडित नेहरू जी को नहीं भूल सकती मैं, क्योंकि मैंने उनसे जब बातें करी तो इतना अच्छा लगा मुझे। उसके बाद खैर मैं कभी नहीं मिली उनसे, जी। लेकिन काफी अच्छा रहा। तो इस वैसे भी प्रकार उनको लगाव था बच्चों से, वैसे भी कहते हैं, हमने तो सिर्फ किताबों में ही से पढ़ा है कि एक, उनको बच्चों अगर से समय बहुत पर लगाव था, तो आप तो उनको मिली हुई हैं। हाँ, हाँ, तो मैं हमेशा, हम लोग जब भी कोई कॉलेज में आते थे तो सामने मेरे को ही किया जाता था और मैं जाती थी, फिर उनसे बातचीत वगैरह होती थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो यानी कॉलेज लाइफ मेरी बोर नहीं रही कभी, बहुत अच्छी रही। मुझे जी, आती रहती याद अभी भी काफी वाह, वाह, उसकी। तो इस प्रकार से मेरा बहुत कॉलेज बढ़िया, का बहुत समय बढ़िया। निकला। जी। अम, रति जी, और शिक्षकों का क्या भूमिका रही? शिक्षक, जो आपके शिक्षक थे, जैसे आपने अभी अपने शिक्षक हमारे प्रिंसिपल। बड़े अच्छे थे उस समय। जैसा कि जी, मैंने आपको अभी, नहीं नहीं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यानी आज की जो पीढ़ी है, जैसे आज की पीढ़ी शिक्षकों की भी ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं करती, नहीं या करते। शिक्षक भी कुछ ऐसे हो गए हैं कि उनकी रेस्पेक्ट की नहीं जाती। जी, दोनों ही बात है। पहले के जो शिक्षक थे वो जी जान से पढ़ाते थे हमको, यानी हमारे जो शिक्षक थे बहुत प्यार से पढ़ाते थे, बड़े इंटेलिजेंट होते थे और हम लोग भी उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते थे। तो शिक्षकों के संग मेरा व्यवहार हमेशा अच्छा रहा। जी, जी। जी। सही बात है। शिक्षा थोड़ा सा बदलाव आया है हर एक चीज में। आधुनिकता के नाम पे हम कह रहे हैं, लेकिन जो एक शिक्षक और शिष्य का जो रिश्ता होना चाहिए, और दोनों की तरफ से थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षक को भी अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उसको जी। बखूबी निभाएं, और शिष्य भी इस चीज को समझें कि आगे उनका भविष्य जो बनता है शिक्षक की मेहनत से बनता है। नहीं, रति जी। पहले के यानी आजकल, आज के जो शिक्षक है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद पैसे पे ज्यादा महत्व देते हैं। ट्यूशन करना, वो करना। वो पहले के जो शिक्षक, वो चाहे ट्यूशन करें या ना करें, लेकिन वो बच्चों के करियर पे ज्यादा ध्यान देते थे। यहाँ की, बच्चों यानी पे मैं भी ज्यादा ध्यान। शिक्षिका रह चुकी हूँ, मैंने भी सर्विस की है। 20 साल तक जी, मैं लेक्चरर रही कॉलेज में। जी, और उस जी, समय मैं, यानी अपना खुद का बता रही हूँ कि हम, मेरे जो यानी हायर सेकेंडरी में, इंटर कॉलेज में लेक्चरर रही, तो हायर सेकेंडरी में भी पढ़ाती थी मैं। तो उस समय जो बच्चे कुछ ऐसे थे जो बहुत गरीब बच्चे थे, यानी ठीक से अपनी फीस वगैरह भी नहीं दे सकते थे। तो हम लोगों के मन में ये भावना रहती थी कि किस प्रकार से इस बच्चों को, क्योंकि इतना होशियार है पढ़ने के अंदर, इसको आगे बढ़ाया जाए। कैसे मैं उन लोगों बढ़ाया को जाए? घर बुला बुला के ट्यूशन देती थी, घर पे जी, पढ़ाती थी उन्हें, और वो घर पे आके पढ़ते थे। और आज भी ऐसे है कि कुछ लोग तो मेरे को अभी बहुत मानते हैं कि मैडम हमको बहुत अच्छे ध्यान रखती थी, और आज हम अच्छे ऑफिसर हो गए हैं, कोई बड़े हो गए हैं, अब उनके कोई बच्चे कमी भी याद नहीं रही रखते हैं। किसी प्रकार से। लेकिन बिल्कुल आज के, हाँ, लेकिन आज के जो शिक्षक हैं वो इतना ध्यान बच्चों पे नहीं देते हैं। नहीं दे मैंने पाते हैं। बहुत कोशिश करी, मैंने देखने की भी कोशिश की, पर मुझे लगा कि बहुत अंतर है पहले शिक्षक में और आज के शिक्षक में। जी, गुरु और सही शिष्य में बहुत अंतर है। जी। कहा। जी, जी। आप असफलता के बारे में क्या कहना चाहेंगी? असफलता को किस तरह से रिलेट जी। करती हैं जीवन के साथ? क्योंकि जीवन में सफलताएं भी मिलती हैं और असफलताएं भी आती हैं हमारे जी। जीवन में। तो असफलता को नहीं, कैसे आप अभी रिलेट करते जैसे बताते हैं, जी, यानी असफल, जैसे कहा गया है कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। जब तक हम हैं? असफल नहीं होंगे, हमें सफलता का महत्व समझ में नहीं आएगा। यानी जी, अगर हमें सफल होना है तो एक न एक बार असफल जरूर होना चाहिए। मेरा ऐसा कहना है कि जब असफल होते हैं तो हमें उस समय एक दृढ़ प्रतिज्ञता हम आ जाती है, और हम सोचते हैं कि हम कुछ बढ़े। एक मिनट, लाइट चली गई है क्या शायद, बात एक है? मिनट। लाइट है क्या यहाँ पे? हाँ?
फैन चला दो। माफ कीजिएगा, लाइट चली गई है, मैं इस कमरे में नहीं, कोई बात नहीं। लाइट चला गया। थोड़ा श्रीनगर का मौसम ऐसा ही एकदम अचानक से बदलाव आते हैं। हाँ जी जी। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ कि जब असफल हम होते हैं, उस समय हमारे अंदर एक भावना पैदा होती है कि मेरे को ये काम करना चाहिए, अगर मैं फेल हो गई तो मुझे पास होना चाहिए। और उस समय मेरे अंदर जो भावना उठती है वो एक तरह से सफलता की सीढ़ी है, तभी हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने और चाणक्य ने ये कहा है कि यदि हमें सफल होना है तो सबसे पहले हमें एक समूह का समर्थन मिलना चाहिए। जब तक पूरे समूह का समर्थन नहीं है हमारे पास तो हम सफल भी नहीं हो सकते। समूह का समर्थन सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरा यही कहना है कि असफल हो गए तो चिंता नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें खुश होना चाहिए कि हम असफल हुए और हमारे आगे की सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। हार नहीं माननी चाहिए, असफलता भी है तब तक हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। आपके जीवन में आपका कठिनाई के दौर में सहयोग किसने सबसे अधिक दिया? मतलब हमारे आसपास होते हैं जो हमारे अपने होते हैं, बेशक वो हमारा साथ देते हैं, लेकिन वो एक नाम, एक शख्स जिसने आपकी कठिनाई के समय में सबसे ज्यादा आपका साथ दिया, या आप इस मुकाम पर जिस पर भी आज पहुंची हैं, तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देंगी? देखिए, मैं क्या होता है, जीवन में कठिनाइयां तो आती ही रहती हैं कभी न कभी, लेकिन मुझे ऐसे याद नहीं आता कि मेरे जीवन में कभी बहुत ज्यादा कठिनाइयां आई हैं। यानी मेरी लाइफ जरा स्मूथ रही, थोड़ी कठिनाइयों का ज्यादा सामना मुझे करना नहीं पड़ा। लेकिन कभी अगर जैसे करना भी पड़ा थोड़ा बहुत, तो मुझे जैसे मेरे पिताजी का, भाई का, इनका सहयोग रहा, मेरी सिस्टर्स, ब्रदर्स, ये सब। और मेरा भतीजा है, यूएस में है आजकल वो, सौरभ, लेकिन वो बिल्कुल मेरे को अपनी माँ मानता है, उसका मेरे को बहुत सपोर्ट रहा। इसके साथ ही दूसरा ये कि अगर जो आज मैं कहूँ कि मैं ये मुकाम पर कैसे पहुंची और उसमें किसका श्रेय ज्यादा है, तो मेरे जो पिता हैं यतेंद्र केशव शर्मा, साहित्यकार थे, उनका मेरे को बहुत सहयोग रहा। दूसरा मेरा बेटा पुनीत, हालांकि वो 5 स्टार होटल में जीएम है नाइजीरिया में, लेकिन वो उसको मेरा एक तरह से मार्गदर्शक है। वो जब मैं कुछ लिखती हूँ तो मैं उसको बताती हूँ और वो मुझे कहता है मम्मी ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इस टॉपिक पे आप लिखिए, है। और मुझे हर बार एक नया टॉपिक सुझा देता है वो। उसको कविताएं लिखनी नहीं आती, कविताएं नहीं लिखता वो, लेकिन मेरे को एक वो टॉपिक दे देगा कि मम्मी आप इस पे लिखिए। तो मैं उसको ये कहती हूँ, मैंने तू तो मेरा मार्गदर्शक है, वो मेरे को अच्छी सलाह देता है। तो उसका मेरे को बहुत सपोर्ट रहता है। और मेरे जो पति एडवोकेट दिनेश चौबे, उनका भी मेरे को बहुत सपोर्ट रहा। यानी आप ये कहिए कि सबसे पहले कविता मेरे को लिखना उन्होंने ही सिखाई। मुझे कविता की तुकबंदी करनी नहीं आती थी, तो उन्होंने मुझे सिखाई कि कविता कैसे लिखी जाती है। तो उसके बाद से मैं कविताएं लिखने लगी, नहीं तो उसके पहले मुझे कविता लिखने नहीं आती थी। और साथ ही मेरे तो यानी सभी जो बच्चे हैं, लड़कियां मेरी साहित्य में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन लड़के बराबर मेरे को सपोर्ट करते रहे। मेरी 2 बहुएं हैं, वो मेरी हर चीज कविता सुनती हैं, मेरे हर उसमें बताती है कि मम्मी जी आपने ये अच्छा लिखा, आपने ऐसा लिखा, आप ऐसा बोलो, ऐसा करो। तो उनका मेरे को बहुत सपोर्ट रहता है। एक दूसरा बेटा मेरा न्यूजीलैंड में, वो वहां से मुझे कहता है नहीं मम्मी आप ऐसा करना, ऐसा करना। तो मुझे क्या बच्चों का बहुत सपोर्ट रहा ये मुकाम तक पहुंचने के लिए। बहुत ज्यादा, बस यही मेरे को रहा था। जी, एक मैंने ये भी सुना पढ़ा बल्कि कि आपकी तुलना महादेवी जी से करते हैं लोग, तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए, क्योंकि हम भी जानना चाहेंगे कोई आपकी ऐसी रचना या कहाँ, मतलब आपकी नहीं, अब तुलना वो महादेवी लोग ऐसा कह दे, लोग ऐसा कह देते हैं। अब ये तो मुझे नहीं मालूम क्यों कहते हैं, कि शायद हो सकता है कि मेरी जो कविताएं होती हैं उसमें ज्यादातर काफी गंभीरता लिए वो कविताएं होती हैं। वो जैसे एक प्रकार से मेरी कई कविताओं में ज्यादा उशृंखलता नहीं दिखाई देगी, तो लोग कहते हैं कि आप जो कविता लिखती हैं उसमें और ये अपनी महादेवी जी की कविताओं में बहुत साम्यता है।
मैं भी मान लेती हूँ उस बात को। ठीक है, नहीं नहीं, क्योंकि बहुत मैं तो खुशी की महादेवी से कभी ये मिली तो नहीं। एक अपने आप में एक सम्मान हुआ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हमें इस तरह जी से कोई कहे तो ये तो जी, वाकई बहुत ही अच्छी बात है। आपने मुझे समाज अच्छा लगता है सेवा पर में जब भी। कोई ऐसा कहता है तो जी मुझे रति बड़ा जी, अच्छा लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, खुशी की मैं बात समाज ही है सेवा ये। में हमारी जो संस्था है हाँ, जी, जी, उसमें समाज सेवा में लगे रहते हैं हम। मैं वही और जानना मेरे चाह ख्याल रही से थी, जैसे नागपुर आपने में बौनो पर इनके लिए जो काम किया, इस पे थोड़ा सा हाँ हाँ, हमारे श्रोताओं को भी इसके बारे में बताएं, ताकि अच्छा उनको भी अच्छा, प्रेरणा मिल सके। जी हाँ जी हाँ। हमारे क्या है कि मैं नागपुर में रहती हूँ और हमारी जो संस्था का जो नाम बताया हिंदी महिला समिति, यानी ये काफी जी पुरानी संस्था 50 साल की हो गई है, लेकिन मैं कम जी से कम 25 साल से इसमें अध्यक्ष रही हूँ। तो जब मैं पहले गई थी इस संस्था में तो ये काफी यानी पुरानी संस्था थी, तो वहाँ खाली भजन हो गए, ढोलक बज गई, गीत बज गई, ये होता था। तो मैंने जी कहा जाके कि मैं इनका संस्थाओं में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। तो मैंने जब बिल्कुल, परिवर्तन किया तो शुरू शुरू में तो मेरा सबने विरोध किया कि लेकिन अब ये देखो नई नई आई है, नया नया परिवर्तन करेंगी। मैंने कहा नहीं परिवर्तन नहीं, लाते अच्छा हैं। लगेगा आप लोगों को। तो धीरे धीरे सबको मेरा जो कार्यशैली थी अच्छी लगी और फिर हम लोगों ने उस संस्था के जरिए बहुत समाज सेवा की। मेरे ख्याल से नागपुर का कोई भी ऐसा वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, ये ऐसा नहीं होगा जहां पर कि हम लोगों ने सेवाएं अपनी नहीं दी। इसके अलावा जी मैंने एक प्रोग्राम किया बोनो का। हाँ अब जब वो बोनो का प्रोग्राम मेरे लिए इतना मुश्किल था करना कि मैं कैसे करूं, सब कह रहे थे कैसे करेंगी ये प्रोग्राम बोनो का, कहाँ से ढूंढ के लाएंगी। बहुत मेहनत करी 1 महीने तक। पास के गांव से मैंने बोने बुलाए और फिर शहर के कुछ बोने थे जो कि यानी एक एक बोना था 3.5 फीट का था, जो इसमें स्टेट बैंक में सर्विस करता था, तो वो जी पढ़ा लिखा था। और दूसरे जो बोने गांव से बुलाए थे कोई 2.5 फीट के थे, कोई 2 फीट के थे, जैसे छोटे छोटे जी बोने थे। तो हमने कम से बिल्कुल, कम 11 बोने मैंने इकट्ठे किए। 11 मैंने अपना प्रोग्राम किया, मंच में प्रोग्राम कराया हमसे। लेकिन मैंने ये देखा कि चाहे वो बोने हैं या कुछ भी, लेकिन उनमें एक उत्साह है। यानी हमको ये नकारना नहीं चाहिए उनको कि ये बौने हैं तो इनके अंदर उत्साह नहीं, इनको कुछ नहीं आता। लेकिन नहीं, उनमें भी वही अकल है, वही बुद्धिमानी हाँ है, कार्य करने की क्षमता है उनके अंदर। लेकिन शरीर की दृष्टि से वो जरा कुछ ऐसे हो गए हैं। आपको नाम याद होगा ज्योति आमगे का। जी ज्योति आमगे बिल्कुल, जो बहुत बोनी ध्यान 21 दीजिए। है ना, हाँ, वो उसको सबसे पहले मंच पर मैं ही लेके आई थी क्या बात है, अपने बहुत अच्छा लगा नागपुर जानकर। में। तो जिस हाँ जी समय वो अपनी मदर फादर के संग मेरे घर आई तो उसके फादर बहुत रो रहे थे। मेरे को प्रेरणा जी वहीं से मिली। तो वो बड़े रो रहे थे, कहेंगे हमारी ये लड़की बोनी है। अब मुझे उस समय ये समझ में नहीं आया कि मैं इसको कुछ प्लेट में खाने को दूं तो कैसे दूं, क्योंकि उसके इतने छोटे छोटे हाथ थे और हाँ हाथ पैर थे की मेरे को हाँ ये समझ में आया कि प्लेट में दूं या कैसे दूं। लेकिन वो बड़ी होशियार थी वो लड़की, बातें बहुत अच्छी कर रही थी। तो मैंने उससे बातें पूछा बहुत कि अच्छी। तुम ज्योति क्या चाहती हो, तुम क्या बनना चाहती हो। तो ज्योति बोली कि मैं इंजीनियर बनना चाहती थी लेकिन नहीं बन सकी। बन और नहीं उस समय पाए। तक उनकी स्थिति बहुत कमजोर थी। लेकिन कुछ आप ये कहिए कि ऐसी भाग्य चमका उनका कि आज वो पूरे विश्व के अंदर आज ज्योति तो आमगे हाँ मशहूर सभी, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल हमने सबसे बिल्कुल। पहले हमारे मंच पे उसको लेके आए थे। मंच वाह पे से वाह, मेरी उसके साथ फोटो भी अभी है नहीं, अंदर अंदर रखी, नहीं तो मैं आपको जरूर दिखाती। हाँ। तो वो इस तरीके से मैंने देखा। तो दूसरे फिर कहीं हमने ना जो बोनों कहीं का किया, कह सकते हैं कि हमें इन पे हमें तरस नहीं करना है, प्रेरणा तरस मिलती करने है, की बजाय तरस नहीं हाँ करना जी, चाहिए। इनको हाँ इनको आगे हाँ लाना है और इनको भी आगे, प्रोत्साहित करना है। हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा इसके कार्य, लिए बहुत ही मैंने अच्छी इसके लिए समाज सेवा कर रहे प्रधानमंत्री हैं। हमने नहीं, इसके लिए हमने प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखा था कि आप इनको भी बराबर वही महत्व दीजिए जो एक आम जी जनता को अपन देते हैं। तो और जी इसके अलावा फिर हमने किन्नरों का किया। जो हाँ किन्नरों जी, को लोग बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, से किन्नरों के देखते लिए हैं भी मैं जी। बहुत परेशान हुई। लेके आई वहां से, जब उनको मंच पे लाए वो इतने खुश हुए किन्नर। और उन्होंने, उनके बोलने का ढंग इतना अच्छा था। कुछ तो पढ़े लिखे थी उसमें, कुछ लेडीज थी। तो उन्होंने जो बोला और उनको देख के मुझे लगा कि जी उनमें इतनी योग्यता है, लेकिन लोग उन्हें किन्नर समझकर कुछ हेय दृष्टि से देखते हैं। ऐसा नहीं देखना चाहिए। और अभी जी देखो अब तो ये थर्ड जेंडर नहीं में आ कर, गए, है ना। किन्नरों को काफी अब प्रोत्साहित तो किया जा हाँ रहा है, उनको उनका भी अच्छे पूरा पोस्ट अधिकार, पे है, पढ़ रहे बिल्कुल हैं, पोस्ट पे है। बिल्कुल। तो ये किन्नरों का कार्यक्रम भी हमारा बहुत मशहूर हुआ। मैंने इसमें भी बहुत मेहनत की थी।
तो इस प्रकार के जो यानी कार्यक्रम जो होते हैं जो कि प्रेरणादायक होते हैं, मुझे करना जरा अच्छा लगता है उसको, तो वो हम उसको बढ़ाते हैं जी। बहुत अच्छा लग रहा है और रति सफल जी भी रहे हम आपके उसमें। बारे में, आपकी बातें सुनकर। बताइए कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं, प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिली है? आज तो आप प्रेरणा खुद स्रोत तो हमारी देखिए मेरे प्रेरणा है, पिता, जिस तरह से आप बातें बता प्रेरणा रहे हैं। तो नहीं नहीं ऐसा है, देखिए प्रेरणा, मेरे प्रेरणा स्रोत तो मेरे पिताजी ही रहे। जी यतेंद्र केशव शर्मा मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हुए, ये वे जी साहित्यकार भी थे। और जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा थी, यानी ये समझ लीजिए फर्स्ट से लेकर LLB तक उन्होंने मुझे पढ़ाया है खुद ही। काफी पढ़े लिखे थे वो, विद्वान थे, और सारे उन्होंने गुण हम में कोशिश की कि अच्छे गुण पैदा हो। और आज वे इस दुनिया में नहीं है पिताजी मेरे, लेकिन मुझे उनके जो एहसास है उनके प्रति वो अभी भी जिंदा है मेरे हृदय हाँ, के अंदर। क्योंकि बिल्कुल। जो पिता होता है वो कभी नहीं मरता, वो नहीं पिता मरता, वो कभी हमारे नहीं अंदर मरता, जिंदा उसका है। जी अस्तित्व हमेशा रहता है जी, बिल्कुल और सहमत। वो हमेशा जिंदा रहता है। हम जी हमारे पिता का सोचते हैं कि हमने अस्थियां विसर्जित कर दी, लेकिन वो गंगा में अस्थियां विलीन जरूर हो जाती हैं, पर वो कभी जाती नहीं है। एक आदर्श जो पिता होता है, जैसे मैं अपने पिता को आदर्श पिता कहती हूँ, तो वो चिता में भस्म भी नहीं होते कभी। हम चाहते हैं कि हमने उनको रवाना कर दिया, भस्म हो गए, लेकिन उनका जो अस्तित्व है वो आज तक कायम है। हमेशा बेटा रहता है। जो है, उनका ये कहना था मेरे से हमेशा कि बेटा समय जो होता है वो चतुर चोर के समान है, और इस चोर जी के बाल सर के आगे होते हैं, उसको आगे से पकड़ो, पीछे से नहीं। अगर एक बार ये पीछे से समय नहीं निकल पकड़ना गया है, और अपने पंखों में फिर हाथ समेट में कर नहीं आए। ले गया समय को, तो तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे। मुझे उनकी ये बात वाह। आज तक याद है, और मैं कोशिश करती हूँ कि समय को पकड़ के रखूं, उसको जाने नहीं दूं। जी लेकिन फिर भी गलतियां जीवन में हो ही जाती है कभी ना कभी। तो मेरा ये कहना है कि जी, पिता जो गलतियां है होती हैं, गलतियों से पिता ही सीखते होता हैं, है। गलतियों से ही जी सीखते हैं। जी जी, हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो चलिए अब पिता एक अच्छी सी को आपकी हम एक कभी और नहीं भूल रचना भी सकते। सुन लेते हैं। एक और रचना आपकी सुन लेते हैं रति जी। जी अपनी पसंदीदा कोई भी एक रचना आप हमें सुना दीजिए। कविता, यानी आजकल जो ये कोरोना काल फैल रहा है, इसको लेके मैंने एक कविता लिखी है। क्योंकि इसके साथ साथ क्या है, जी बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा फैल रही है। आज का जो जी समय है उसमें कोरोना काल ने बेरोजगारी काफी फैला दी है, और जो देश है अपना यानी बहुत भयंकर समस्या से गुजर रहा है। बिल्कुल। मेरे इसका शीर्षक क्या, फटी जेब। फटी जेब है जी उसकी, फटी जेब है उसकी, बेरोजगारी गरीबी भुखमरी से, बेरोजगारी गरीबी भुखमरी से त्रस्त बेबस रूप। एक बेरोजगार की क्या औकात, एक बेरोजगार की क्या औकात, उसे खरीद लो, दुत्कार दो, उसका मान क्या, उसका मोल क्या, स्वाभिमान क्या, अस्तित्व क्या, क्योंकि फटी जेब लिए घूम रहा है वो बेरोजगार। जी शिक्षित है, हमाली करवा लो, पत्रकार है, न्यूज लिखवा लो, कवि है, कविता लिखवा लो, गीतकार है, गीत लिखवा लो, गायक है, मंच पर गवा लो, पर मुफ्त में। क्यों? क्योंकि वो एक बेरोजगार है। हाँ, असुंदर कमीज का एक सुंदर बटन है, असुंदर कमीज का एक सुंदर बटन है, प्रतिभावान है पर मूर्ख है, प्रतिभावान है पर मूर्ख है, मुस्कुराहट नहीं चेहरे पर तो धूर्त है, मगरूर है, मक्कार है। उसका व्यक्तित्व क्या, उसका व्यक्तित्व क्या, कच्चे किराए के मकान की तरह वह एक समस्या है, कच्चे किराए के मकान की तरह वह एक समस्या है। घर और देश की, घर और देश की, ढह गया तो एक खंडर था, उसका हंसना बोलना संवरना एक बेड़नी सा है, उसके सुझाव
उसके प्रस्ताव मजाक है। यानी एक बेरोजगारी की सब चीजें बुरी लगती हैं। वह स्वस्थ है पर बिल्कुल। रति जी, आपका माइक घर म्यूट हो समाज गया में है। अब कर ठीक हो गया। अभी ठीक है। हाँ जी, बीच में म्यूट हो हंसना गया। बोलना संवरना बेड़नी सा है, उसके सुझाव प्रस्ताव मजाक है। वह स्वस्थ है पर विकलांग है। घर समाज में कुलियों सा जीवन है, क्योंकि फटी जेब लिए वो बेरोजगार है। उसका उपयोग रिफ्यूजी टिकट के समान है। उसका उपयोग रिफ्यूजी टिकट के समान है। सस्ती घटिया अंगूठी का कीमती नग है, क्योंकि वह रईस है। गरीब है तो टाट का पैबंद है। वो घृणित है। नहीं वो भाई दूज पे बहन का टीका है, ना ही वो भाई दूज पर बहन का टीका है, ना ही वो बीबी का मंगलसूत्र है। वह एक बोझ है, दया का पात्र है, क्रोध का शिकार है, बस एक खिलौना है। वह डरा हुआ है। समाज, परिवार, रिश्तेदारों के बीच एक सेफ्टी टैंक है। समाज, परिवार, रिश्तेदारों के बीच एक सेफ्टी टैंक है। क्या वाकई वो लाइलाज है? एक बीती तारीख है। मित्रों में कालगल है, क्योंकि फटी जेब है उसकी, क्योंकि वह एक बेरोजगार है। वक्त कट जाए, बस यही उसकी औकात है, क्योंकि वो बेरोजगार है। बेरोजगारी को, वास्तविकता को बहुत ही सुंदर तरीके से आपने शब्दों में पिरोया है, और बहुत ही ज्यादा वास्तविकता से जुड़ी हुई आपकी ये रचना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रति जी, इतनी अच्छी रचना हम लोग के साथ साझा करने के लिए। अभी बहुत कुछ आपके बारे में जाना, बहुत कुछ सीखा भी। आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, और साथ ही अगर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा पहलू जो मुझसे छूट गया हो, जो आप अपने बारे में बताना चाहती हैं, वो भी हमारे साथ साझा करें, और साथ ही संदेश दें हमारे श्रोताओं। मैं एक पहलू आपके साथ साझा करना चाहूंगी। वो भी मेरी अभी पिछले साल की घटना है, जो यानी ये जो अनुभव है मेरे लिए काफी वो रहा मार्मिक। तो आप सोचेंगे कि इनके संग मार्मिक ज्यादा अनुभव रहते हैं। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैं एक चीज जरूर साझा करना चाहूंगी आपसे, कि यदि अपने कोई बुरे समय में जैसे साथ किसी ने देता है, तो उसकी मुझे लगता है कि वो अपनों को भगवान के स्वरूप रखता है। यानी ये अभी एक छोटी सी घटना ही थी। यानी मैं अभी बीमार जब हो गई थी, उस समय अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो मैं हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था मेरे, और मेरे फूड पाइप में इन्फेक्शन हो गया था। तो उस समय ये समझ लीजिए कि वो जब केस बिगड़ा, तो जीवन और मौत के बीच में मैं झूल रही थी। तब जो अनुभव मेरे को हुआ वो बड़ा मार्मिक अनुभव था। यानी उस समय एकमात्र मेरी बेटी हनी, जो यहीं मेरे पास नागपुर में ही रहती है, उसने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत सेवा करी। वो अस्पताल में जिस समय स्टूल और बेंच पे सामने लेटी रहती थी, मैं उसे देखती रहती थी। उसको न रात की परवाह, न दिन की परवाह, न खाने की न पीने की। हालांकि उसे क्या है ना, एसिडिटी हो जाती थी यदि वो समय पे खाना नहीं खाती थी, लेकिन उससे कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस ये था कि माँ बस ठीक हो जाए। और सवेरे उठते से 5 बजे घर भागती थी, अपनी गाड़ी उठाई भागी, वहां से अपने बच्चों को देखती थी, फिर लौट के आती थी, फिर मेरा वो करती थी अरेंजमेंट कि मम्मी को कुछ हो तो नहीं गया। तो उसे जब मैं देखती रहती थी, तो मेरे को बहुत वेदना होती थी मन में कि ये कितनी परेशान हो रही है। यानी ये समझ लो कि उसने 4 महीने तक मेरी इतनी सेवा करी है, और आज शायद मैं जो जिंदा हूँ, तो मुझे लगता है मैं उसके पीछे ही जिंदा हूँ। और उस समय मुझे लगा कि यदि भगवान है दुनिया में, तो शायद ये मेरी बेटी के रूप में है। और
बस मैं उसमें भगवान का रूप देखती थी। घर आ गई, उसकी सेवा कम नहीं हुई, और उसकी वजह से जो मैं आज आपके सामने बैठी हूँ अभी, तो मैं उसको कभी नहीं भूल सकती। मैं बोलती नहीं हूँ उसको, लेकिन मैं मन ही मन में ये हमेशा कहती हूँ कि यदि वो मेरी सेवा नहीं करती, मेरे पास दिन रात नहीं रहती, तो क्या मैं आज बच सकती थी? तो इस प्रकार मैंने देखा है कि जो बेटियां होती हैं, हालांकि जी बच्चे सभी बहुत वो होते हैं, लेकिन उस समय क्योंकि खाली बेटी मेरे पास थी, तो वो बेटी ने जी ना अपना घर देखा, ना अपने बच्चे देखे, लेकिन वो मेरी सेवा में बराबर लगी रही। मेरे को बहुत दुख होता था कि मैं उसको कितनी परेशान कर रही हूँ, लेकिन वो मेरे को ठीक करके ही रही। जब मैं पूरी ठीक हो बिल्कुल। गई, अब बस फोन पे मेरे से बात कर लेती कि मम्मी कैसी हो, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी हूँ। हाँ, बस खुश हो जाती है। ये नहीं बताइए। तो माओ आज को लगता दूसरा है मेरे से कि क्या बेटियां, माओ को क्या लगता है कि बेटी आई है मेरे पास, बेटी ने था, क्योंकि अभी 15 दिन भी नहीं हुए मैं इसी दौर से गुजर के हटी हूँ। मम्मी पापा दोनों ही पॉजिटिव हो गए थे और हाँ मैं उनके पास चली गई थी और पूरे 1.5 महीने बाद वापस अपने घर लौटी हूँ। वो भी ऐसे ही बोलते हैं, इन्हीं यही शब्द बोलते हैं कि तुमने हमें वापस खड़ा कर दिया, तुम वापस ले आई हो हमें। लेकिन बेटियां अपने लिए कहाँ करती हैं, बेटियों की तो जान बसती है माँ बाप के अंदर। बेटी की ही क्यों, हर बच्चे की जान अपने माता पिता में बसती है। माता पिता बसते रहे तो बच्चे बसते रहेंगे, ये सच्चाई है रति जी। तो धन्यवाद जी, है आप देखिए बेटी वो का भी भी। नई नई पीढ़ी की है, वो भी नई, हाँ जी, हाँ नई पीढ़ी की होने पर भी वो देखिए उसमें संस्कार ऐसे डले हुए हैं ना कि बिल्कुल बहुत उसने सेवा करी मेरी। बिल्कुल। चलिए देखिए लाइट ही आ गई पता नहीं। हाँ, कोई संदेश अब आप हमारे श्रोताओं को जाते जाते अच्छा सा संदेश दे दीजिए, ताकि हमारे श्रोता जो आपको सुन रहे हैं वो, उनके लिए कोई संदेश हो तो आप उनसे। यानी सबसे पहले तो मैं साहित्य गुलशन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, शुभकामनाएं दूंगी। और आपको यानी कुलदीप जी को, आपका नाम कुलदीप कौर दीप है ना, कौन। तो उनको जी जी। बहुत, हाँ कुलदीप कौर दीप, उनको मैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपका जो आप जिस ढंग से, आप जिस शालीनता से, जिस ढंग से आप बात कर रही हैं, वो आपको बहुत प्रभावशाली है, बहुत अच्छा लगा। और कभी भविष्य में मिलना होगा तो हम कश्मीर आएंगे जरूर सर, आपसे मिलेंगे। जरूर तो जी, तो यानी जरूर और जरूर। आज के लोगों को जो बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो मैं बार बार यानी, और गुलशन परिवार मैं चाहती इसके अंदर ये साहित्य का जिस ढंग से वो अनुश्री दुबे जी, यानी हालांकि बच्ची है मेरे सामने तो, लेकिन उनके जो करने का तरीका है मुझे बहुत पसंद है। और मैंने यही देखा कि उसमें कितना उत्साह है, और वो बहुत जिस ढंग अच्छा। से इस साहित्य परिवार को, गुलशन को बढ़ा रही है, निश्चित ही वो एक दिन बहुत ज्यादा आगे जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं उनको धन्यवाद दे रही हूँ, आपको धन्यवाद दे रही हूँ। और आप, अब मैं संदेश तो क्या दूं, बस मेरा संदेश यही है कि जो अभी आपने जैसे मेरे से पूछा था कि आज की पीढ़ी, क्योंकि उसमें और हमें काफी अंतर है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम आज की पीढ़ी के बराबर अपनों को बना लें, यानी उनके बराबरी करें। तो वैसे मैं ये भी चाहूंगी कि वे भी हमारे हमारे साथ समझौता बराबर। कर लें और हमारे साथ बिल्कुल। साथ चलें, और अपनी योग्यता, जो उनमें जो योग्यता है उसको बढ़ाएं, कभी दबा के नहीं रखें अपनी योग्यता। बाकी नहीं और रखे। ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एक ये 20 और 22 साल की उम्र ऐसी होती है, 22-23 साल की नौजवानों की, नवयुवतियों की, कि इसमें वो जितना चाहे प्रगति कर सकते हैं। तो उसमें वो अपने आप को प्रगति करें, साहित्य में ज्यादा से ज्यादा रुचि लें, अपनी संस्कृति को पहचानें, अपने माता पिता का आदर सम्मान करें। बस यही मेरा आज के जनरेशन को कहना है। और बहुत धन्यवाद बहुत देती हूँ फिर से एक बार मैं, जी, बहुत बहुत धन्यवाद रति बहुत जी। अच्छा लगा। और आपके लिए भी मैं यही कहूंगी कि नहीं आसान गम में मुस्कुराना काम है यारो, नहीं आसान गम में मुस्कुराना काम है यारो, मगर जिंदा दिली ही जिंदगी का नाम है यारो, मगर जिंदा दिली ही जिंदगी का नाम है यारो। तो अभी तक जो आपको सुना, तो उससे हम यही जान पाए कि आप बहुत ही अच्छी प्रेरणा स्रोत हैं इस चीज की कि जिंदा दिली के साथ हमें जिंदगी जीने के लिए आपने आज प्रेरणा दी है। रति जी, तो जाते जाते हमारे श्रोता आपसे एक अच्छा सा गीत सुनना चाहते हैं, तो आप एक गीत और मेरा सुना दीजिए। गला तो इतना खराब है
नहीं, आप सुनाइए, हम गला सुनने मेरा वाले। जी गला मेरा वैसे काफी खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि ठीक से गा जी लूं। जी मेरे पास अभी यही रखा हुआ है, इसी को सुना देती हूँ। जी। जाती हूँ तुमसे दूर प्रिय, कभी याद आऊं तो कर लेना। जाती हूँ तुमसे दूर प्रिय, कभी याद आऊं तो कर लेना। मैं तो एक ख्वाब रही तेरा, हर दिन ख्वाबों में आऊंगी। कभी मंद पवन का झोंका छू, कभी मंद पवन का झोंका छू, तुमको यूं ही निकल जाए तो कर लेना महसूस मुझे। जाती हूँ तुमसे दूर प्रिय, जब चहके पंछी बागों में, आवाज मेरी तुम सुन लेना। पल दो पल यूं ही रुक जाना, पल दो पल यूं ही रुक जाना। लगे मैं ही खड़ी हूँ साथ तेरे, जाती हूँ तुमसे दूर प्रिय, कभी याद आऊं तो कर लेना। जब सुबह का सूरज देखोगे, बिखरी किरणों में बटोर मुझे, अंजुरी में भर लेना प्रिय। जाती हूँ तुमसे दूर प्रिय, जब देखोगे रात गगन में तुम, चंदा में मैं मुस्काऊंगी। जाती हूँ तुमसे दूर प्रिय, कभी याद आए तो कर लेना। जब बरसे घनघोर घटाएं, जब बरसे घनघोर घटाएं, समझ लेना मेरे नैना बरसे, वक्त की धुंध में छुप जाऊंगी, वक्त की धुंध में छुप जाऊंगी। धुंध चाहो तो हटा लेना, जाती हूँ तुमसे दूर प्रिय, कभी याद आऊं तो कर लेना। बहुत ही माधुर, बहुत ही, आपकी आवाज भी इतनी मीठी है, सच में बहुमुखी प्रतिभा की धनी है आप रत्ती जी। बहुत ही खुशी हुई। ये गीत ना सुना होता तो इतनी मीठी आवाज हमारे श्रोताओं तक पहुंचने से वंचित रह जाती। बहुत बहुत धन्यवाद गीत भी साझा करने के लिए, और एक बार फिर से आपका आभार प्रकट करती हूँ, और साहित्य गुलशन परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद रत्ती जी।